सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स जो चैप्टर 6 था क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का, उसका थर्ड लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉपिक जो है जिससे स्टार्ट करेंगे वो है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो इंडस्ट्री और बिजनेसमैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? वो लोग पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। कैसे पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत ज़्यादा लीगल कंट्रोल सिस्टम जो है वो इंडिया में नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने प्रोडक्शन प्रोसेस या इसमें फैक्ट्रियाँ जो लगा रहे हैं, इसमें वो लोग जो एफ्लुएंट्स वगैरह जो फैक्ट्री से निकलती हैं, जैसे कि धुआं निकलता है या कुछ कचरा, कुछ लिक्विड केमिकल्स वगैरह निकलते हैं जो कि हवा और पानी को पल्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये मेनली कब हो रहा था, कहाँ हो रहा था? ये अर्बन एरियाज़ में हो रहा था। जो अर्बन एरिया सिटीज़ वगैरह होती हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स ऐसे लिए हैं ताकि जो बड़े बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उनको अर्बन एरिया से हटा के जो थोड़ा रूरल एरिया है वहाँ पे लोकेट किया जा सके। क्योंकि अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लोग एक साथ रहते हैं और गाड़ियाँ भी ज़्यादा चलती हैं, तो उसके कारण ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और अगर वहाँ से इन इंडस्ट्रीज़ को हटाया जा सके तो थोड़ा सा पोल्यूशन जो है वो कम हो सकता है। लेकिन इन बड़े बड़े लार्ज इंडस्ट्रीज़ को हटाने के बाद भी क्या हो रहा है कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ तो कुछ होते ही हैं अर्बन एरियाज़ में, वो स्टिल जो है पोल्यूशन का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इसके जो एमिशंस हैं वो वहाँ के वर्कर्स के और लोकल रेसिडेंट्स के हेल्थ को बहुत सीरियसली इफेक्ट कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, डिजीज़ और डिज़ास्टर का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों में और डिज़ास्टर होने के भी चांसेस होते हैं। अब कॉज क्या है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के, क्या क्या कॉजेज हैं, चलिए देखते हैं। पोल्यूशन का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इनटू द एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट में हम कुछ हार्मफुल चीज़ों को इंजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि पुश कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में ठेल रहे हैं, तो इसी को पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल्स इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप इन सिटीज एंड टाउन्स। एज अ रिजल्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। तो भारत की आज़ादी के बाद से क्या हुआ कि बहुत सारे स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप हो चुके हैं शहरों में और टाउन्स में। इसके कारण एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन के जो कॉजेज़ हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला कॉज है एयर पोल्यूशन। ठीक है, वायु का दूषित होना। एयर पोल्यूशन मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि जो हमारा वातावरण है, ठीक है, एनवायरनमेंट में जिसमें हम सांस लेते हैं, उस एटमॉस्फेयर में हम हार्मफुल सब्सटेंसेस जब इंजेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है हवा की जिससे हम सांस लेते हैं वो लो हो जाती है। ठीक है, उसके कारण बहुत सारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम है। और हमारा जो एक ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में, जो अल्ट्रा वायलेट किरणों को आने से रोकता है, वो डिप्लीट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो स्मोक, केमिकल्स जो है जो फैक्ट्री से निकलते हैं या गाड़ियों से निकलते हैं, ये मेन कॉजेज़ हैं एयर पोल्यूशन के। ओके, इसके बाद दूसरा कॉज जो है वो है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि केमिकल और अदर वेस्ट को हम नदियों और तालाबों वगैरह में छोड़ देते हैं, उससे वाटर पोल्यूशन होता है। तो फैक्ट्री जो होती हैं वो कभी कभी क्या होता है कि नदियों और वो तालाब वगैरह के बिल्कुल सामने लगाई जाती हैं ताकि उनसे जो वेस्ट निकल रहा है, जो लिक्विड वेस्ट है, उसको डायरेक्टली रिवर्स या लेक्स में जो है बहा दिया जा सके। तो उसके कारण जो है वाटर पोल्यूशन हो रहा है और पानी में रहने वाले जितने भी जीव वगैरह हैं उनको इससे हानि पहुंचती है। और वही जीव, वो मछलियाँ वगैरह जब इंसान खाते हैं तो उनके हेल्थ में भी बहुत भारी असर जो है वो पड़ता है। उसके बाद थर्ड टाइप का पोल्यूशन है लैंड पोल्यूशन। अब ये लैंड पोल्यूशन क्या है? लैंड में अगर आप टॉक्सिक वेस्ट डंप कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है, तो उससे लैंड की फर्टिलिटी, जो उपजने की क्षमता होती है लैंड की फसल देने की, वो अनफिट हो जाती है। वो अनफिट हो जाती है फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे लैंड पोल्यूशन के दो एस्पेक्ट्स हैं। वो क्या है? एक है हाउ टू improve the quality of land which is already damaged and second is how to check further contamination of land। तो लैंड पोल्यूशन के दो एस्पेक्ट्स क्या हैं? पहला तो ये है कि जो लैंड ऑलरेडी डैमेज हो चुका है उसको कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, और दूसरा क्या है कि जो सब लैंड अभी तक पोल्यूट नहीं हुए हैं उसको पोल्यूट होने से कैसे बचाएंगे। अब आपको पता है कि हमारे घर से जितना भी कचरा निकलता है, ठीक है, जो
वेस्ट डस्टबिन में आप डालते हैं, वो कहीं बाहर फेंक के आते हैं या कोई आपके घर से कलेक्ट करने के लिए आता है, उस सारे वेस्ट को लेके कहीं एक जगह पर म्यूनिसिपैलिटी के लोग या पंचायत के लोग जो हैं वो एक जगह पर गाड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं डंपिंग ग्राउंड। ठीक है, तो इन डंपिंग ग्राउंड में कचरा गाड़ने की वजह से बहुत सारे प्लास्टिक के कैरी बैग्स, प्लास्टिक जो है वो बहुत बड़ा पोल्यूशन का फैक्टर बन गया आजकल। तो ये इस लेक्चर के बाहर भी मेरी एक गुजारिश है कि प्लास्टिक के कैरी बैग्स जितना कम आप यूज़ कर पाएँ उतना कम यूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो जो मैं बता रहा था कि घर में जो हमारा वेस्ट या और भी जगह से जो इंसान का जनरेट किया हुआ वेस्ट है, वो जब कलेक्ट होता है तो ये जो डिस्पोजल बॉडीज़ हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत जो आपके आसपास में साफ़ सफाई के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो इस कचरे को ले जाके ज़मीन में एक गड्ढा करते हैं और वहाँ पे गाड़ देते हैं। तो उसको डंपिंग ग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, तो डंपिंग ग्राउंड और उसके आसपास की लैंड जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अनफर्टाइल हो जाती है, क्योंकि जो वेस्ट हम डंप करते हैं उसमें बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट यानी कि जहरीले पदार्थ भी होते हैं, और ये पोल्यूशन जो है लैंड में फैलता जाता है। ओके, तो ये चीज़ हमें रोकने की ज़रूरत है। तो लैंड पोल्यूशन को थोड़ा कम करने के लिए आजकल क्या हो रहा है कि सॉलिड वेस्ट जो है उसको डिस्पोज करने से पहले कुछ उस पे मेथड्स अपनाए जाते हैं, जिसमें से कंबस्टिबल जो सब ज्वलनशील है, माने जिनको जलाया जा सकता है, उन चीज़ों को अलग हटा लिया जाता है। मान लो कचरे में कुछ पेपर हैं, कुछ पत्ते, सूखी लकड़ियाँ वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जिनको जलाया जा सकता है, तो उनको अलग कर लिया जाता है और उनको फिर फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में। तो जैसे स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, इन सब में बॉयलर्स होते हैं जहाँ पे बहुत ही हॉट टेम्परेचर में काम किया जाता है। तो उन सबको जलाने के लिए ये सारे वेस्ट जो है वो फ्यूल के हिसाब से भी यूज़ किए जाते हैं, और जो कंबस्टिबल नहीं है फिर उनको डिस्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, और डिस्पोज करने से पहले हो सकता है कि उनकी कुछ ऐसी ट्रीटमेंट की जाए ताकि डिस्पोज होने के बाद वो ज़मीन को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप लैंड पोल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल का मतलब है कि पोल्यूशन कंट्रोल करने की हमें क्यों ज़रूरत है। तो ये तो भाई बहुत ही आसान सा जो है मुद्दा है कि पोल्यूशन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ये हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी को स्पॉइल कर रहा है, ख़राब कर रहा है। एयर पोल्यूशन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ला रहा है। वाटर जो है आजकल अनफिट टू यूज़ हो गया है, यानी कि बिना पानी पिए तो हम बच नहीं सकते, और पीने की पानी यानी कि साफ़ पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती जा रही है। और लैंड जो है वो अपनी फर्टिलिटी यानी कि अपनी उपजाऊ जो उसकी क्षमता है उसको धीरे धीरे खो रही है। तो ये सारे पोल्यूशन के कारण से हो रहा है, और अगर ये चीज़ें कंटिन्यू होती गई तो इंसान फिर जो डेवलपमेंट करेगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी। हम आज के दिन में तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे, लेकिन हमारा फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में चला जाएगा। हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आएंगी उनको साफ़ हवा नहीं मिलेगी, साफ़ पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स में पॉइंट्स में लिखे हुए हैं कि क्यों पोल्यूशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है टू एंश्योर सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए। तो ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड स्मोक द विजिबिलिटी इज रिड्यूसिंग। तो यहाँ लिखा है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन और स्मोक के लिए जो विजिबिलिटी होती है, जो दिखाई देने की क्षमता होती है, वो भी कम होती जा रही है। अब दिल्ली में देखिए आप, स्मोक के कारण कोहरे की तरह लगता है और सुबह सुबह बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता है। कुछ दिन पहले जो यमुना एक्सप्रेसवे था वहाँ पे काफ़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो गई थी, क्योंकि पोल्यूशन और फॉग के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। तो यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं ऑटोमोबाइल्स के हाईवेज़ वगैरह में। ठीक है, फिर एरोप्लेन्स जो हैं उनके लैंडिंग ऑन टेकिंग ऑफ में भी बहुत ज़्यादा समस्या होती है पुअर विजिबिलिटी में। और कोहरे में आपने देखा होगा कि ट्रेन्स वगैरह भी बहुत लेट या धीरे चलती हैं। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक लॉसेस। एयर पोल्यूशन क्या हो रहा है, बिल्डिंग्स जो हैं वो वगैरह जो है धुएं वगैरह से काले हो जा रहे हैं। जैसे ताजमहल का एग्जांपल ले लो। ताजमहल एक बहुत ही सुंदर जो है एक बिल्डिंग है जो शाहजहाँ ने बनवाई थी, लेकिन उसकी ब्यूटी जो है वो दिन दिन कम होती जा रही है, क्योंकि पोल्यूशन के कारण उसकी जो चमक है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो काला पड़ता जा रहा है। ठीक है, इसलिए ताजमहल के ऊपर से फ्लाइट्स उड़ना भी मना होता है। तो इसके कारण हमारे देश को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। और भी है कि लैंड की अगर फर्टिलिटी कम होती जाए तो किसान है उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि लैंड अगर फर्टाइल नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसके कारण भी देश को इकोनॉमिक लॉसेज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं हमारे इकोनॉमिक लॉसेज होने के, और इनको अगर बचाना है, अगर इकोनॉमिक लॉसेज को होने से रोकना है तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी। अब हमें अगर अपने एनवायरनमेंट, प्रकृति के नेचुरल सौंदर्य को अगर मेंटेन करना है तो हमें अपने माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, लैंड एक्सेट्रा को बचाना होगा। ठीक है, पेड़ों को कटने से बचाना होगा, नदियों को साफ रखना होगा, नदियों को बचाना होगा सूखने से,
पहाड़ों को ठीक स्वच्छ रखना होगा। तो इन सब चीज़ों को, अगर जो प्रकृति की जो धरोहर है ये सारी चीज़ें, इनको अगर हम बचा सकेंगे तो नेचुरल ब्यूटी भी बहुत रहेगी। आप कभी कहीं पर भी जाएंगे घूमने हिल स्टेशंस में या समुंदर के किनारे या कोई फॉरेस्ट एरिया में, तो आप देखेंगे कि वो जगह हमें सुंदर इसीलिए लगती है क्योंकि वो नेचुरल होती है। वहाँ पे कंक्रीट के बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारी गाड़ियाँ, फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं आपको नहीं दिखता है, इसीलिए वो जगह आपको सुंदर लगती है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं। तो अगर हमें अपनी इस ब्यूटीफुल अर्थ की जो है ब्यूटी को मेंटेन करना है तो हमको पोल्यूशन को जो है वो रोकना पड़ेगा। ओके, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है टू एंश्योर हेल्दी लाइफ। तो हमें अगर एक हेल्दी यानी कि तंदुरुस्त जीवन जीना है तो हमको पोल्यूशन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन ही बीमारियों का मेन कारण है। ठीक है, हमारी खाने की चीज़ों में आजकल मिलावट हो जा रही है, पोल्यूशन हो जा रहा है। ठीक है, सांस लेने वाली हवा में पोल्यूशन है, पीने वाली पानी में पोल्यूशन है। तो इससे हमको लंग डिजीजेस, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो अगर आपको इन सब जानलेवा बीमारियों से बचना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप साफ़ हवा में सांस लें, साफ़ पानी पिएं और साफ़ चीज़ें खाएं। ठीक है, तो उसके लिए पोल्यूशन को रोकना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। अगर आप एक कंफर्टेबल जीवन जीना चाहते हैं, सहूलियत वाला जीवन, तो आपको पोल्यूशन से बचना ही पड़ेगा। अब क्या हो रहा है कि जो नदियाँ पोल्यूट हो रही हैं उसमें ना तो आप स्विम कर सकते हैं, ना वहाँ से मछलियाँ पकड़ के आप खा सकते हैं। एयर पोल्यूशन के कारण आँखों में परेशानी होती है या खांसने की या ब्रीदिंग की समस्या होती है। पोल्यूशन कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है टू रिड्यूस इनकन्वीनियंस सो दैट पीपल कैन लीड अ कंफर्टेबल एंड हेल्दी लाइफ। तो पोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस आ गया है। ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, आई इरिटेशन, फिर खाने पीने की चीज़ों में मिलावट वगैरह, इसके कारण पीपल कंफर्टेबल और हेल्दी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो अगर आपको कंफर्टेबल और हेल्दी लाइफ जीना है तो आपको पोल्यूशन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो अभी तक हमने देखा कि पोल्यूशन कितने प्रकार का हो सकता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। इसको रोकना क्यों ज़रूरी है, और अब हम देखेंगे कि पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, वेज एंड मीन्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। तो हम सबको पता है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और ये प्रॉब्लम जो है इसको अब हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत देर हो चुकी है, पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, हमें इमीडिएटली ज़रूरत है कि पोल्यूशन को किसी तरह कंट्रोल किया जाए। भारत सरकार ने भी इस चैलेंज को उठाया है और बहुत सारे तरकीब लगा रही है कि पोल्यूशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसमें वो क्या क्या मीन्स अपना रही है वो एक एक करके हम अब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है एनवायरमेंटल एवेल्युएशन। एज द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन आर इंडस्ट्रीज, सो फर्स्ट अप्रोच अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इज एनवायरमेंटल एवेल्युएशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिफोर इट इज अंडरटेकन। तो हो क्या रहा है कि आजकल पोल्यूशन का जो मेजर कारण है, सबसे मेन कारण है, वो है इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का एनवायरमेंटल एवेल्युएशन कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि कोई बिजनेस एंटिटी है, उसने किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना चाहा। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसका देखेगी कि ये कौन सी मशीन्स बैठाने वाले हैं, इनसे कितना प्रकृति को डैमेज होगा, कितना पोल्यूशन होगा। अगर गवर्नमेंट देखती है कि इस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को अंडरटेक करने पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने की संभावना है तो फिर गवर्नमेंट इसको लाइसेंस नहीं देगी। और अगर ये देखती है कि पोल्यूशन तो होगा पर थोड़ा होगा, ठीक है, उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ही गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को करने का लाइसेंस देना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट हर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को आजकल चालू होने से पहले उसका एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन कर रही है कि इस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड सेटअप किए हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किसी भी इंडस्ट्री को एक लिमिट बता दी गई है कि आप कितना पोल्यूशन लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ियां हैं, गाड़ियां जो हैं वो धुआं छोड़ती हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि गाड़ियां धुआं नहीं छोड़ें। ठीक है, गाड़ी जो है, मैं गाड़ी छोटी सी बना देता हूँ, ये गाड़ी हो गई। ओके, अब ये गाड़ी जो है ये पीछे अपने साइलेंसर पाइप से धुआं छोड़ती रहती है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिना धुआं छोड़े कोई गाड़ी चले, पर गवर्नमेंट इस चीज़ का ख्याल रखती है कि कोई गाड़ी जो है वो इन पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स में जो लिमिट फिक्स की गई है उससे ज़्यादा धुआं न छोड़े। ठीक है, इसीलिए हर सारी गाड़ियों के 6 महीने बाद पोल्यूशन के टेस्ट होते हैं, और अगर वो पोल्यूशन के टेस्ट में पास हो जाती है तभी उसको सड़क पर चलने का अधिकार मिलता है। तो ऐसे
पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए भी सेट कर रखे हैं, जिसके वेरियस नॉर्म्स हैं। कुछ पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स के नाम है यूरो 2, यूरो 3, ठीक है। और हर साल जो है ये पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स जो है वो रिवाइज होते रहते हैं, ठीक है, और कड़े किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है रेगुलेशंस। अब इन रेगुलेशंस के द्वारा गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो रेगुलेट कर रही है द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना क्रिएट करे, गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस निकाले हैं। इन रेगुलेशंस के हिसाब से ही इन इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस दिया जाता है। तो अब जिसको भी एक इंडस्ट्री सेटअप करना है उसको गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना होगा और परमिशन भी लेना होगा कि वो अपने वेस्ट को नदियों या लैंड में डिस्पोज कर सके या डंप कर सके। गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देने से पहले ये इंश्योर कर लेती है कि जो वेस्ट ये नदियों या लैंड में डंप कर रहे हैं उनको पहले ट्रीट किया जा चुका है बाय एंटी पोल्यूशन टेक्नोलॉजी, ताकि ये हार्मफुल से एंटी हार्मफुल सब्सटेंस बन जाए। उसके बाद इस वेस्ट को नदियों में या लैंड में डंप किया जाए, ठीक है, ताकि पर्यावरण की स्थिति और ज़्यादा खराब ना हो। फोर्थ पॉइंट है बैन। बैन यानी कि प्रतिबंध लगा देना। अब इसमें गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी ली है कि कुछ सब्सटेंसेस जो कि बहुत ज़्यादा जहरीले या हैज़ार्डस होते हैं उनको बैन कर देना चाहिए, उनके यूज़ को। फॉर एग्जांपल डंपिंग ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इज़ बैंड। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी कि जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जहरीले केमिकल्स वगैरह होते हैं, उनको डंप करना नदियों में या लैंड में, उसको बैन कर दिया गया है। यूज़ ऑफ पॉलीथीन इज़ बैंड इन शिमला। शिमला एक ऐसी अच्छी एग्जांपल सेट की है शिमला ने। वहाँ पे पॉलीथीन के कैरी बैग्स जो हैं उसका यूज़ जो पूरा तरीके से बैन कर दिया गया, क्योंकि ये पोल्यूशन के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस होते हैं। स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस इज़ बैंड। आपने बहुत जगह देखा होगा कि पब्लिक प्लेसेस में नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा रहता है। व्हीकल्स विदाउट पोल्यूशन चेक सर्टिफिकेट्स आर बैंड। जैसा मैंने बताया कि जिन गाड़ियों का पोल्यूशन टेस्ट फेल हो चुका होता है उनको रास्ते में चलना जो है वो बैन है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बैन्स लगाए हैं या प्रतिबंध लगाए हैं, जहां पर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही हैं उन पे टोटल रोक लगा दी गई है। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको सज़ा हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स थे जिससे गवर्नमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात की थी कि हर बिजनेस की प्रॉफिट मोटिव के अलावा भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस जो है वो सोसाइटी में ही ग्रो करता है, सोसाइटी में ही अपनी एक्टिविटीज़ करता है और अपनी इनकम जो है वो सोसाइटी के थ्रू ही कमाता है। तो इसीलिए उस सोसाइटी के तरफ उसका एक नैतिक दायभार भी रहता है, यानी कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, तो इसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हर बिजनेस को ट्राई करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन को कंट्रोल करने में और पोल्यूशन को रोकने में गवर्नमेंट की सहायता करे, ठीक है। ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे पोल्यूशन कंट्रोल या प्रिवेंट हो सके, ठीक है। तो बिजनेसमैन को कैसे स्टेप्स उठाने चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है एक एक करके। सबसे पहला, मेकिंग इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसे प्रोडक्शन के टेक्निक यूज़ करो जो कि इको फ्रेंडली हो, जिनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना होता हो। दूसरा क्या है, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो आपके इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, उसको आप टोटल डंप मत करो। डंप करने की जगह उससे जो भी यूजेबल मटेरियल है उसको फिर से यूज़ करने की कोशिश करो, जिसको रिसाइकलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ओके। थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रीटिंग द वेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजीज बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर और डंपिंग इन द लैंड। तो जो वेस्ट तुम्हारे कोई काम का नहीं है, जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, फिर से यूज़ नहीं कर सकते, ये अब कचरा ही है, इसको फेंकने से पहले या डंप करने से पहले उस पर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करो कि वो जहरीले ना रहें, ठीक है। उनका इफेक्ट जो है पोल्यूशन का वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंटी पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी। इससे क्या होता है कि जो वेस्ट हमारे फैक्ट्री से निकल रहा होता है उसको एनवायरनमेंट में डंप करने से पहले, नदियों में या लैंड में डंप करने से पहले उसको ट्रीटमेंट की जाती है ताकि वो जहरीला न रहे, ठीक है। उसका इफेक्ट जो है पोल्यूशन का वो थोड़ा कम हो जाए। फोर्थ पॉइंट क्या है, पार्टिसिपेटिंग इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, क्लीनिंग रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। अब इंडस्ट्रीज चाहे कितने भी हेल्प कर दें पोल्यूशन को रिड्यूस करने में, लेकिन पोल्यूशन तो वो करते हैं ही, ठीक है। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। अब इस पोल्यूशन से फाइट करने के लिए इसको कुछ इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए। फिर नदियों को साफ़ करने का बेड़ा उठाना चाहिए, क्योंकि नदियों में वेस्ट भी इन्होंने ही डंप किया है। तालाबों को भी साफ़ वगैरह करने का बीड़ा उठाना चाहिए बिजनेस हाउसेस को। ओके।
5वां पॉइंट है मेकिंग यूज़ ऑफ इको मार्क्स बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अब गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम है कि अगर आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो गवर्नमेंट आपके लिए इको मार्क्स देती है, यानी कि उसमें आपको कुछ अच्छे नंबर देती है। मान लीजिए ऐसा कि उस गवर्नमेंट की नज़र में आपकी थोड़ी सी रैंकिंग हाई हो जाती है, तो उसको यूज़ करना चाहिए। हर बिजनेस एक्टिविटी को उसको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इको मार्क्स का ज़्यादा से ज़्यादा इको मार्क्स पाने की कोशिश करना चाहिए बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। छठा पॉइंट क्या है, अबाइडिंग बाय द बाई लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाए हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारे लॉज बनाए। अब कैसे पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स वगैरह के लॉज हैं, फिर प्रॉपर लाइसेंसिंग के लिए बिजनेस हाउसेस को सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कितनी हमारी पोल्यूशन होगी कितनी नहीं होगी। तो बिजनेस हाउसेस को गवर्नमेंट की ये सारी रेस्ट्रिक्शंस और पॉलिसीज़ को मान के चलना चाहिए। इससे क्या होगा कि बिजनेस हाउसेस का पोल्यूशन जो है, एमिशन, वो कम से कम होने की संभावना होगी और फ्यूचर में गवर्नमेंट से ज़्यादा इंटरवेंशन या गवर्नमेंट से पनिशमेंट की भी उसको चांसेस जो हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, अगर वो अपना दायित्व मान के सारे पॉलिसीज़ फॉलो करके काम करती है तो। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है कि हमने सारा दोष तो बिजनेस के ऊपर दे दिया कि बिजनेस हाउसेज ही पोल्यूशन करते हैं, पर ऐसा नहीं है। पब्लिक में जो हम और आप जैसे लोग हैं, ये लोग भी पोल्यूशन के बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं। तो बिजनेस हाउसेस को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए कि हम जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस फैलाएंगे कि पोल्यूशन करना जो है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है और हमको पॉलीथीन वगैरह टाइप की चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। हमको इको फ्रेंडली टेक्निक्स और प्रोडक्ट्स जो है यूज़ करने चाहिए। मान लो पॉलीथीन बैग की जगह हमको जूट बैग यूज़ करना चाहिए या पेपर बैग यूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। अवेयरनेस हमको फैलाना है पब्लिक में, हमको यानी कि बिजनेस को जनरल पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना है। ओके, और ये करना बहुत इजी है। कैसे, जब कोई कस्टमर आपके पास कोई सामान लेने के लिए आए तो आप उसको प्लास्टिक का बैग न देकर, कैरी बैग न देकर, आप कपड़े का या जूट का बैग दें और उसको रिक्वेस्ट करें कि नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज़ के लिए आएँ तो कृपया एक बैग आपके साथ आप कैरी करें, ताकि आपको वन टाइम डिस्पोजेबल पॉलीथीन बैग न यूज़ करना पड़े। ओके, तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम बिजनेस एथिक्स देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।